दूरदर्शन में सभी दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, भावनाओं और संदेश को व्यक्त करने के लिए मनुष्य सदा से ही कला का उपयोग करता आया है और जब से सिनेमा आई है तब से तो मानो पूरा परिदृश्य ही बदल गया हो। सिनेमा ने वैसे तो भारत को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, क्योंकि सिनेमा न सिर्फ मानव मूल्यों को, सामाजिक समस्याओं को दर्शाती है, परंतु ये समाज में होने वाले पतन का भी बहुत तरीकों से द्योतक है। तो आज हम आपको एक ऐसी युवा फिल्मकार से मिलाने जा रहे हैं जिनकी सभी फिल्में किसी न किसी सामाजिक मुद्दे से जुड़ी होती हैं। कार्यक्रम में आइए स्वागत करते हैं देवकन्या ठाकुर का। देवकन्या, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो देवकन्या, सबसे पहले मैं आपसे ये आग्रह करूंगी कि आप अपना कुछ परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, ऐसा है कि मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िला से संबंध रखती हूँ। मेरी सारी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कुल्लू में ही हुई है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ही मैंने डॉक्टरेट किया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, और उसके बाद फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से मैंने फिल्म मेकिंग में कोर्स किया और अब फिल्में बना रही हूँ। जी, आपको बता दें दर्शकों कि देवकन्या की 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सम्मान प्राप्त है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर भी इनकी फिल्म को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में इनकी फिल्म मोहरा को गवर्नर साहब ने श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने भी सम्मानित किया है। तो देवकन्या, सबसे पहले हम आपकी जो सबसे पहली फिल्म है मोहरा, इसका एक छोटा सा टीज़र दर्शकों को दिखाएंगे, उसके बाद इस पर हम चर्चा करें। जी, तो देवकन्या, अभी हमने दिखाई दर्शकों को आपकी जो फीचर फिल्म है मोहरा, इसकी एक छोटी सी झलकी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म का विषय क्या है और इसके माध्यम से आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। जी वेणु जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोहरा एक फुल लेंथ फीचर फिल्म है जो कुल्लवी डायलेक्ट में बनाई है मैंने, और ये कहानी मेरे द्वारा ही लिखी गई है। आज से 3-4 साल पहले लिखी थी और इस कहानी को हिमाचल प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये फिल्म जैसा कि आपने देखा होगा कि हिमाचल में जो देव प्रथाएं हैं उस पर आधारित फिल्म है। देव प्रथाओं में जो मोहरा बनाया जाता है उसको बनाने का एक परंपरा है कि किस तरह से बनाया जाता है।
तो वो परंपराएं जिनका हम निर्वहन करते हैं एक मोहरा को बनाने के दौरान, उन सब का बिल्कुल विस्तार से वर्णन है इस फिल्म में कि जब एक लोकल डाइटी हिमाचल में बनाया जाता है तो उसके लिए किस तरह के आप रिचुअल्स फॉलो करते हैं। और ये एक पिता और पुत्र की कहानी है कि एक पिता अपने बेटे के साथ मोहरा बनाने के लिए गांव में आमंत्रित किया जाता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि मोहरा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है वही बना सकता है। और इस फिल्म में ये बताया गया है कि किस तरह से एक पिता और एक बेटे की यात्रा गुजरती है विभिन्न आयामों से होकर। तो वो सब इस फिल्म में है और क्लाइमैक्स भी मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी यहाँ पर। और मुझे लगता है कि हिमाचल की जो लोक संस्कृति है उसकी झलक मिलेगी। और कुल्लवी डायलेक्ट में मैंने ये इंटेंशनली ये फिल्म बनाई ताकि हमारे डायलेक्ट्स को, हमारी भाषा को लोग देखें, सुने और जानें। यानी कि इसमें आपने हिमाचल की जो देव संस्कृति है इसे एक सामाजिक परिवेश से बुनकर कुछ आपने एक संदेश देने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिमाचल का अपना एक पहचान है पूरे भारत में देवभूमि के नाम से। तो बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप ये है हमारे हिमाचल के एक युवा फिल्म मेकर की ओर से। चलिए अब आपकी दूसरी डॉक्यूमेंट्री जो है बिहाइंड द बार्स, इसके बारे में बात करते हैं। आपकी 2 फिल्में बिहाइंड द बार्स और नो वुमेन्स लैंड को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा भी सम्मान प्राप्त है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक छोटी सी झलकी बिहाइंड द बार्स की। लोग अच्छा भी भूल जाते हैं अगर आप बुरा करो, लोग बुरा भी भूल जाते हैं अगर आप अच्छा करो। आगे रख दो देवकन्या, 34 आगे रख दो। पहले जो 2-4 महीने 6 महीने तो होता ही। जी, तो देवकन्या अब आप हमें अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताएं, बिहाइंड द बार्स ये क्या है? जी वेणु जी, बिहाइंड द बार्स एक फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें हिमाचल प्रदेश की जेलों में जो जेल रिफॉर्म्स हुए हैं उनको दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश की 2 बड़ी जेलें, एक नाहन जेल और कंडा जेल, और उसके बाद तीसरी एक कैथू जेल है, वहाँ मैंने इन फिल्मों को शूट किया था। इस फिल्म का मुख्य पात्र जो है वो जो जिन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है और जो जेल रिफॉर्म्स के काम जेल के अंदर हुए हैं, जैसे कि आपने बुक कैफ़े के बारे में सुना होगा, और उसके अलावा जेलों के अंदर जिस तरह के काम किए जाते हैं इनमेट्स के द्वारा, उनको विस्तार से दिखाया गया है। और इस फिल्म को बनाने का मकसद ये भी था कि जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हेट द सिंस नॉट द सिनर्स। सो मुझे लगा कि जेल के अंदर जो जेल इनमेट्स हैं उनकी लाइफ के बारे में जानने की क्यूरोसिटी थी, और किस तरह के काम जेलों के अंदर हो रहे हैं उन्हें दर्शकों तक पहुंचाना भी था। और थोड़ा डिस्टर्बिंग भी था क्योंकि साइकोलॉजिकली जब आप इस तरह के माहौल में जाते हैं तो उसका आपके साइकोलॉजी पर कुछ असर भी पड़ता है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा जेलों में इनमेट्स के साथ काम करना। एंड आई एम थैंकफुल टू डीजीपी श्री सोमेश गोयल जी कि उन्होंने मुझे पूरी परमिशन दी और पूरी फ्रीडम दी कि मैं पूरा क्रिएटिवली जितना इस फिल्म को डिपिक्ट कर सकती थी, अपने तरीके से बना सकती थी, जिसके कारण मुझे इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जैसे कि आपने मेरी दूसरी फिल्म की बात की, नो वुमेन्स लैंड, जिसके लिए भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्पेशल मेंशन किया था, ये हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरियाज़ में जो हमारी महिलाएं हैं जिन्हें प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है और पैतृक संपत्ति को पाने के लिए वे संघर्षरत हैं कई सालों से, तो वो सब इस फिल्म में दर्शाया गया है। और जो महिलाएं
NGOs के साथ काम कर रही हैं, जो सिंगल वीमेंस हैं, जो डिवोर्सी हैं और जो किसी कारण से अकेली रह रही हैं, तो वो मेरी केस स्टडीज़ हैं इस फिल्म में, वो मुख्य पात्र रही हैं। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी राइट्स से जो दूसरे इश्यूज जुड़े हैं ट्राइबल एरियाज़ में, जैसे कि पोलियंड्री का मुद्दा था, और उसके बाद स्पीति में, जैसे कि ये सिर्फ महिलाओं का ही मुद्दा नहीं था, स्पीति में जैसे कि आप सब जानते होंगे कि यंगर ब्रदर्स को भी प्रॉपर्टी राइट नहीं है, तो वो भी इस फिल्म में मैंने विस्तार से बताया है। एक जो सोशल रिफॉर्म्स की बात होती है, चाहे वह हमारे कानून के ज़रिए है, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर होनी चाहिए थी, या फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया। और मैं आशा करती हूँ कि जिन महिलाओं से मैं मिली, निश्चय इतना 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ था, तो अभी तक तो उन्हें नहीं मिला है प्रॉपर्टी राइट, लेकिन इस सब्जेक्ट को, इस विषय को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ले जाने पर मुझे काफ़ी सराहना मिली। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले साल ही ब्राज़ील में, पेरिस में कई देशों से मुझे फ़ोन आए, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में, जहाँ पर विमेन राइट्स के बारे में विभिन्न काम होते थे, और जो बताना चाहते थे कि जैसे कि महिलाओं के मुद्दों पर जहाँ जहाँ चर्चा होती थी, तो मैं उन्हें भेजती थी ये फिल्म, और वहाँ पर दिखाई जाती रही है, और अच्छे कमेंट्स भी आए लोगों के। और ख़ासकर क्योंकि जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं उनमें आपकी जो ऑडियंस है वो एक सिलेक्टेड ऑडियंस होती है, तो इस तरह की फिल्मों के लिए एक टारगेट ऑडियंस जब मिलती है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं आपकी इस फिल्म की एक छोटी सी झलकी। काले बादल आएंगे, आसमान में छाएंगे, ये पानी बरसाएंगे, झिम 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 ससेंगे, तारे तारे ससेंगे, वंदे मातरम। सारा का सारा जायदाद तो बेटे के नाम पे चढ़ गया, वो भी माइनर है, और तो कुछ मालिक भी नहीं मिल सकता, और हमारे को कुछ भी नहीं मिलता है। सबको बराबर बराबर हक देगा तो हमारा जमीन खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा है कि कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। पुत्र के होते हुए पुत्री को नहीं मिलेगा अधिकार। लड़की लड़की तो एक बराबर है, वो सरकार तो बोलती है लड़की लड़की एक बराबर है। हाँ, वो इंसाफ के नॉर्म में तो नहीं है। तो देवकन्या, अब हम आपकी एक और डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करेंगे, ब्रेकिंग द आइस। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स पर आधारित डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई है, तो इसके बारे में पहले आप कुछ दर्शकों को बताइए। जी वेणु जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रेकिंग द आइस एक, जैसे कि हिमाचल आइस स्कीइंग के लिए जाना जाता है देश भर में, दुनिया भर में, और 2018 की बात है, हिमाचल प्रदेश के मनाली की रहने वाली आंचल ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल लाया था। तो हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने उनकी स्पेशली सराहना की थी कि पहला मेडल आया है पहली बार देश में स्कीइंग का। तो वो मेरी उसमें प्रोटैगनिस्ट है उस फिल्म में। उसके अलावा डिकी डोलमा का नाम सुना होगा, हम लोगों ने उनके बारे में किताबों में पढ़ा है। शी वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट एवरेस्ट क्लाइंबर, तो वो मेरी प्रोटैगनिस्ट है। और 4 महिलाएं मेरी इस फिल्म में प्रोटैगनिस्ट है, जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है इस फिल्म में। एडवेंचर स्पोर्ट ने हिमाचल में महिलाओं को किस तरह से उन्हें एक नया मुकाम पर पहुंचाया है इन महिलाओं ने, ताकि अन्य महिलाएं भी उससे प्रेरित हों। मैं कहूँगी एक फेमिनिस्टिक फिल्म है, क्योंकि हर तरह के खेल की चर्चा होती है, तो स्कीइंग को लेकर कैसे हमारी महिलाओं ने एक नया अध्याय गढ़ा है, चाहे वह एवरेस्ट क्लाइंबिंग को लेकर था या फिर आइस स्कीइंग को लेकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये फिल्म बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट करेगी, क्योंकि हिमाचल की जिस तरह की टोपोग्राफी है, तो स्कीइंग यहाँ का मेन स्पोर्ट बनकर उभर सकता है, मैं उम्मीद करती हूँ। जी, चलिए अब दिखाते हैं दर्शकों को इस डॉक्यूमेंट्री की एक छोटी सी क्लिप।
जैसे आप ऊपर से माउंटेन से नीचे आते हो, द काइंड ऑफ साइड्स योर आईज कैच, वो आप एक सिटी में बैठ के नहीं देख सकते। जैसे हम सोचते हैं ना कि काश हम बर्ड्स होते, हम उड़ पाते, तो वो सेम फीलिंग मुझे स्की करते हुए आती है। आफ्टर जैसे अगर हम काठमांडू पहुँचे होने के बाद, तो जैसे मजा, उस टाइम तक मुझे ये भी पता नहीं था कि आई एम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। चलिए, तो देवकन्या, एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगी हिमाचल में? जी वेणु जी, जैसे कि रीजनल सिनेमा की अगर बात करें हम, तो जब मैं इस विषय पर काम कर रही थी, वर्ष 2015 में मैंने रिसर्च वर्क शुरू किया था आइस स्कीइंग को लेकर। तो उसके बाद जब मैं डेप्थ में गई इसमें और मैं बहुत सारी स्कीयर्स से मिली, पहले मैं इस फिल्म को स्कीइंग एज अ होल बनाना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि कई बार आपको करेक्टर्स नहीं मिल पाते उस तरह के, तो आप डॉक्यूमेंट्री में तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के करेक्टर्स मिलते हैं, और आपकी स्क्रिप्टेड नहीं होती है डॉक्यूमेंट्रीज। तो मुझे जब मैंने इस फिल्म को पूरा पिछले 4 सालों में, जब सीज़न होता था सर्दियों में ही कर सकते थे शूट, तो पिछले 4 सालों में से फिल्म को मनाली में शूट किया। तो इस दौरान जिस तरह की महिलाओं से मैं मिली, ऑब्वियसली वो पूरे देश की लड़कियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रही हैं। डिकी डोलमा की बात करें, चाहे आंचल ठाकुर की, या भुवनेश्वरी की, जो 10 सालों तक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विंटर स्पोर्ट्स को हिमाचल में उतना यश नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था, जैसे बाकी स्पोर्ट्स को मिलता है, क्रिकेट को मिलता है, हॉकी को मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद इस विषय को इसलिए भी चुना ताकि हम अपनी चीज़ों को ग्लोरीफाई करें, कि हम लोग कैसे अपने प्राकृतिक संसाधनों को, अपनी ज्योग्राफी को, अपनी टोपोग्राफी को कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें स्कीइंग के लिए। और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर बहुत सारे लोग जो मेरी फिल्म देखेंगे कि ये बहुत एडवेंचरस स्पोर्ट है, और वो आएंगे इस क्षेत्र में, लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे। क्योंकि जब मैं अपने प्रोटैगनिस्ट से बात करती थी, तो मुझे लगता था कि अभी तक जितने खिलाड़ियों को आना चाहिए था उभर कर, चाहे वे राष्ट्रीय स्तर पर है चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि स्कीइंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। और जैसे कि अगर आप किट की बात करें, स्कीइंग किट की बात करें, तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है। ये भी कुछ कारण है, फाइनेंशियल कारण है, सरकार की ओर से प्रोत्साहन की बात है। तो ऐसे मुद्दे उठाए हैं इस फिल्म में। तो आई होप कि उभर कर आएगी ये सब चीज़ें, और जब बहुत से लोग आगे आएंगे, इन विषयों पर बात करेंगे, चैलेंजेस की बात करेंगे, तो स्कीइंग उभर कर आएगी और बच्चे भी खेलेंगे। अच्छा, एडवेंचर स्पोर्ट्स पे, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आपका इस पे कुछ रिसर्च भी रहा होगा, आपको हिमाचल में एडवेंचर स्पोर्ट्स में और क्या क्या संभावनाएं दिखती हैं बिसाइड्स स्कीइंग? बिसाइड्स स्कीइंग देखिए, पैराग्लाइडिंग की बात करते हैं या फिर रिवर राफ्टिंग की बात करते हैं, बीड़ बिलिंग के बारे में आपने सुना होगा। मुझे याद है एक फिल्म मेकर और है धर्मशाला से ही, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी बीड़ बिलिंग में, पैराग्लाइडिंग को लेकर। इस तरह की फिल्मों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि आगे लोग जान पाएँ कि हमारे प्रदेश में इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। मैं भविष्य में सोचती हूँ कि मैं रिवर राफ्टिंग पर भी कुछ काम करूँ, क्योंकि मैं कुल्लू से ही संबंध रखती हूँ। तो रिवर राफ्टिंग के बारे में हमेशा ब्यास नदी को जब देखते हैं तो एक आता है मन से कि हम इस पर कुछ करें, इस विषय को लेकर भी। जी चलिए, अब आपकी एक और शॉर्ट फिल्म जो है लाल होता दरख्त, इसके बारे में कुछ दर्शकों को जानकारी दीजिए। लाल होता दरख्त फिल्म जो है ये एक शॉर्ट फिक्शन फिल्म है, 30 मिनट्स की फिल्म है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश के राइटर हैं श्री SR हरनोट जी, उनकी कहानी पर आधारित है ये फिल्म। कहानी का नाम भी द रेडनिंग ट्री, जो कि कॉलेज में पढ़ाई भी जाती है हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस में। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो मेरे फेवरेट राइटर हैं उन पर मैंने उनकी कहानी पर फिल्म बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे
जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर पढ़ाई जा रही है। और इस दौरान जब कॉलेजेस में पता चला कि मैंने इस तरह की कोई फ़िल्म बनाई है, तो कॉलेज में और विभिन्न फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। और ये फ़िल्म भी मैंने कुल्लू में ही शूट की थी पूरी तरह से, और कुल्लवी भाषा में है ये पूरी फिल्म। और इसमें विभिन्न जैसे हमारे जो लोकगीत हैं वो सब इस फिल्म में है। तो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट कि हम मार्जिनलाइज्ड जो सोसाइटी के जो कहते हैं ना वंचित वर्ग है, उसकी तो हम हमेशा बात करते हैं, चाहे वह कास्टिज़म को लेकर है, चाहे वह महिलाओं को लेकर है। लेकिन जो हमारी अपर कास्ट या जो इस तरह की सोसाइटी है, उनके भी अपने चैलेंजेस हैं विद इन देयर सोसाइटीज़, तो हमें उन पर भी चर्चा करनी चाहिए। उनके भी चैलेंजेस हैं कि एक तुलसी विवाह जैसी प्रथा हमारे जो ब्राह्मण फैमिलीज़ हैं उनके लिए है हिमाचल में। तो इस तरह के विवाह जब होते हैं तो उसमें जिस तरह की प्रथाएं हैं, जो पिता है जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, लेकिन अपने धर्म का पालन करने के लिए उसे एक बेटी का विवाह भी करना है, और अपने ज़मीन पे उगे हुए पीपल का विवाह भी करना है, तुलसी का भी विवाह करना है। तो देखिए फाइनेंशियली कितना बर्डन है। जब मैं ये फिल्म बना रही थी तो मैंने खुद शिमला के आसपास, हम ज़्यादा दूर ना जाएं, यहीं शिमला से ही आप 8-10 किलोमीटर बाहर जाएं तो आप देखेंगे आज भी तुलसी विवाह होते हैं। लेकिन उन परंपराओं के निर्वहन के लिए एक पिता को, और एक पिता जो कि फाइनेंशियली बहुत वीक है, उसे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो सब इस फिल्म में है। और बहुत सुंदर फिल्म है। और इस फिल्म के लिए मुझे काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला। कई फिल्म फेस्टिवल्स में ये स्क्रीन भी हुई, और मेरी फेवरेट भी है ये फिल्म, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलकी। तेरा ब्याह हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, फिर तो मैं चली जानी अपने साहुरे। तू अपनी लाड़ी के साथ यहीं बैठना। बापू, तुलसी का ब्याह क्या इतना जरूरी था कि आपने अपने इतने अच्छे खेत बेच दिए? इसी से कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ब्याह हो जा रहा, ससुराल चली जा रही, को दिल बड़ी याद आनी। यानी कि आपकी ये जो फिल्म है लाल होता दरख्त, ये कुछ प्रचलित जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, ऑर्थोडॉक्स जिसे कहते हैं, हमारे बिलीफ्स हैं, इनको लाइमलाइट में लाना चाहती है। तो आप जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम है, हिमाचल क्योंकि देवभूमि कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पकड़ मजबूत है इसकी, कुछ आप इसके बारे में बोलना चाहेंगी? जी वेणु जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर हमारी परंपराओं का, हमारी लोक संस्कृतियों का बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं हम लोग। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अननोइंगली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, रूढ़िवादी भी है, और हमारा कल्चर काफ़ी रिच भी है। तो मुझे लगता है एक लेखक के तौर पर और एक फिल्म मेकर के तौर पर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन रूढ़ियों को, और या जो जिन पर हमें कुठाराघात करना चाहिए, जिस तरह के परंपराएं जिन्हें एक्सेप्ट करने में हम आज के समय में थोड़ा झिझकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम मान लो कास्टिज़म की बात करें, या फिर एक हाल ही में मेरी एक फिल्म आई थी पीरियड वायरस, जिसकी मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल में, मैं कुल्लू की ही बात करूँगी, मैं कुल्लू से संबंध रखती हूँ, कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को घर से बाहर रखते हैं। तो उस पर एक फ़िल्म बनाई थी मैंने, जिसमें मैं खुद ही प्रोटैगनिस्ट थी। तो मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर वो फिल्म बनाई थी। तो उसमें ये था कि आज भी हम लोग जब एक महिला को पीरियड्स आते हैं, शी इज़ सपोज्ड टू स्टे आउट ऑफ होम, उसे घर से बाहर रहना पड़ता है। तो उस फिल्म के ज़रिए समाज को एक संदेश नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी जागरूकता, क्योंकि आज ये हो भी रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि इस फिल्म के ज़रिए आपने एक परंपरा को तो दिखाया, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया उसको परंपरा को तोड़ने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक फिल्म मेकर के तौर पर मैंने अपना जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने निभाई और सबके समक्ष रखा कि हमारी सोसाइटी में ये सब हो रहा है। लेकिन
एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर या एक उस परंपरा का हिस्सा होते हुए कहीं ना कहीं मैं उस परंपरा को तोड़ने के लिए या उस परंपरा को जी, ये फिल्म के माध्यम से आप दिखाना जी दर्शकों, साइंस और रिलीजन ये एक बहुत विशाल टॉपिक हो जाएगा फिर से, जहाँ पर रिलीजन का और भगवान का अपना महत्व है, वहीं पर हम एक ऑर्थोडॉक्स लाइफस्टाइल को अपनाकर एक कंपनसेशन नहीं दे सकते। साइंस का अपना वजूद है और भगवान और रिलीजन अपने आप में एक वजूद है। तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सिनेमा की जहाँ तक बात है, सिनेमा एक बहुत प्रगतिशील माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का और समाज को समझने का। सिनेमा जो है समाज का एक प्रतिरूप ही है, आईना है, और हमें ही ये डिसाइड करना है कि हमें किस तरह की सिनेमा देखनी है, क्योंकि फिर वैसी ही सिनेमा बनेगी। यानी कि सेंसरशिप की जहाँ तक बात है, सेल्फ सेंसरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें डिसाइड करना है कि हमें अच्छी फिल्में देखनी है, तभी हमें अच्छी फिल्में बनेंगी भी हमारे देश में। तो इसी आशा के साथ कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।